आज पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट जो इस समय के ट्रेड में सबसे ज़्यादा चल रहा है उस टॉपिक को हम लेके आए हैं। और कल से पॉलिटी के वो सारे सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जो एकदम शुरुआती स्टेज से, प्रारंभिक स्टेज से एकदम शुरुआत पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और आपको अंतिम समय तक उसमें जो जो क्वेश्चंस पॉलिटी से हर कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम से लेकर यूपीएससी तक पूछा जाता है उससे संबंधित सारे प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल में आज जो मेरे वीडियोस पड़े हैं उसमें एक इसका वीडियोस नहीं है जिसको कि हम चाह रहे थे पहले कंप्लीट करके उस सीरीज़ उस प्लेलिस्ट में डाल दें, इसलिए हम बीच का एक टॉपिक आज लाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार झा है और आप देख रहे हैं निश्चय पॉइंट। और आज हम जो आपको पॉलिटी का जो सेगमेंट लाए हैं उसका नाम है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी क्या होता है, उसके कार्यकाल क्या होते हैं, उसकी योग्यता क्या होते हैं, उसके अधिकार क्या होते हैं, उसकी शक्ति क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसके विशेषाधिकार क्या होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम एक डिटेल वाइज एनालिसिस करेंगे। प्री कम मेंस का ये क्लास है जिसमें आप अब जो आने वाले समय है यूपीएससी से संबंधित या स्टेट पीसीएस उसमें देखा जा रहा है पॉलिटी के जो जीएस का पेपर होता है उसमें महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में, इसलिए हमने इस क्लास को आपको कंबाइंड रूप से सारे बुक के निचोड़ में तैयार किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। महान्यायवादी क्या होता है, उसकी क्या क्या उसके पीछे की क्या क्या पूरी परंपरा है, क्या क्या सेगमेंट्स हैं, किस किस पॉइंट्स को हमें मेमोराइज़ करना है, उन सब को एक अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ करते हैं। भारत का महान्यायवादी का वर्णन आपको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन आपको अनुच्छेद 76 में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जो एक पद होगा, जो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा। इस बात को आप यहाँ पर मेरे बोलने के बाद इसको थोड़ा मेंशन करके चलिएगा कि देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा वो सरकारी कर्मचारी नहीं आते हैं, सरकारी कर्मी के दायरे में सरकारी कर्मी वो नहीं कहलाते हैं। इसी की वजह से उनको एक अधिकार अभी आप पढ़ेंगे कि प्राइवेट प्रैक्टिस वो कर सकते हैं, बशर्ते उसमें सरकार के विरुद्ध वो किसी भी प्रकार के मुकदमे को नहीं लड़ते हैं। इसलिए क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए वो अपना निजी अधिवक्ता का कार्य करते हैं। कारण यही है। तो अभी आपको समझ में आएगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले और बुक्स को प्रिस्क्राइब करके उसको मेंशन करने वालों तरीके से मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको फैक्ट टू फैक्ट इसलिए बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आपके काम आए और उन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का विवरण मिलता है हमें। एक पद का सृजन किया गया है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो जब नियुक्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, इस बात को आपको याद रखना है। अब नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं। अब इसके पीछे क्या है ऐसा जो आपको प्री में तो सिंपल पूछता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बट इसी को अगर मेंस में घुमा के किसी तरह से पूछा जाए, किसी भी क्वेश्चन को उसके बनाकर किसी भी पैटर्न पर महान्यायवादी से, तो आपको ये बात याद रखना है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन ऐसी परंपरा है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर, कैबिनेट के सिफारिश पर, कैबिनेट के सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। इसका वर्णन संविधान में कहीं नहीं है कि वो कैबिनेट की सलाह पर नियुक्ति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति स्वविवेक से स्वयं से कभी भी कोई कार्य नहीं करते हैं। इसको अप्रत्यक्ष रूप से अपने मस्तिष्क में आप बैठा के रखें। सभी चीज़ों को संविधान में अगर मेंशन करके पढ़ना है तो वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन जो हकीकत में होता है उसे भी आप समझकर साथ साथ चलें, क्योंकि मेंस में उन चीज़ों को आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो मंत्रिपरिषद का उसमें भूमिका होता है और मंत्रिपरिषद सलाह देते हैं। उस सलाह को मानकर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। लेकिन आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए किसके द्वारा नियुक्ति होती है तो एकदम स्पष्ट समझे, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। उसमें भी हटाने के लिए मंत्रिपरिषद या किसी से सिफारिश या सलाह की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति सलाह विमर्श करते हैं, लेकिन मेंशन कहीं भी नहीं है इन दोनों भूमिका का, कहीं भी विवरण संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति, कौन हटाता है तो राष्ट्रपति। लेकिन कुछ विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि राष्ट्रपति हटाते समय
मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं, उसका कारण ये है कि हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी राष्ट्रपति की ही भूमिका मुख्य है, राष्ट्रपति के ही द्वारा इन्हें हटाया जाता है, ये स्पष्ट बात है। लेकिन राष्ट्रपति कब हटाते हैं तो इसका आपको मिलेगा प्रसाद पर्यंत, ये वर्ड मिलेगा प्रसाद पर्यंत पर है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर है कि वो कभी भी महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकते हैं। और प्रसाद पर्यंत जिस भी हटाने की प्रक्रिया में प्रयोग किया गया शब्द संविधान में, उसमें विश्लेषक का ये मानना है कि संविधान के जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत वाले टॉपिक में या प्रसाद पर्यंत वाले जहाँ भी बिंदु लिखा हुआ हटाने की प्रक्रिया में, उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह वो लेते हैं। इसलिए मैंने बोला आपको कि इनको हटाने की और नियुक्ति में दोनों में मंत्रिपरिषद की सलाह अप्रत्यक्ष रूप से ली जाती है। स्वविवेक अगर यहाँ होता, प्रसाद पर्यंत के जगह पे स्वविवेक होता, तो उसमें संविधान में ये कहीं वर्णित नहीं है कि स्वविवेक में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेंगे, वो अपने विवेक से हटा सकते हैं या रख सकते हैं, लेकिन यहाँ है प्रसाद पर्यंत। ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी, इसकी योग्यता क्या है, इस पद पर बनने की योग्यता क्या है, तो आप याद रखें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो भी योग्यता की आवश्यकता है, इस पद पर भी बनने के लिए, इस पद पर भी आने के लिए वही योग्यता चाहिए होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जितनी भी योग्यता, भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो, किसी हाई कोर्ट में 10 साल वकालत किया हो, या राष्ट्रपति के नज़र में वो एक स्पष्ट और पूर्ण विधिवेता हो, उसके अनुसार राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकते हैं उनकी इस योग्यता में। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो ऐसा नहीं है। बहुत बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है क्या वो राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि जब तक वो न्यायाधीश के पद पर हैं तब तक वो भारत के महान्यायवादी नहीं बन सकते हैं। इसलिए स्पष्ट एम लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, आप देखेंगे एनसीईआरटी की भी बुक में लिखी हुई है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही बनने की योग्यता महान्यायवादी की भी है, परंतु जो जज है वही महान्यायवादी बनेगा ऐसा नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। आपको फिर से मैं मेमोराइज़ करा दे रहा हूँ कि महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता है वही योग्यता उस महान्यायवादी पद के लिए भी बनाई गई है। लेकिन क्या है इसके, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा हाई कोर्ट में 10 साल का वकालत किया होना अनुभव होना चाहिए, या 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में, 24 हाई कोर्ट आपके पास हैं, एक सुप्रीम कोर्ट 25, जो आपको ये ध्यान रखना है किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में वो 5 साल जज के कार्यकाल को किया हो, या 10 साल वकालत किया हो, या राष्ट्रपति के नज़र में स्पष्ट और महान विधिवेता हो, ये इसकी योग्यता है। इसके बाद जब हम आते हैं तो कार्यकाल में आते हैं। कार्यकाल का कोई भी विवरण संविधान में निश्चित नहीं है, संविधान में इसका कहीं भी विवरण नहीं मिलता है कि 5 साल, 4 साल, 10 साल, 8 साल, 1 साल के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। यानी कार्यकाल का कोई विवरण हमें महान्यायवादी के समक्ष, महान्यायवादी से संबंधित संविधान में वर्णित नहीं है। इसलिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और ये अपने स्वविवेक से रिज़ाइन भी दे सकते हैं राष्ट्रपति को, और चाहे तो राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत रूप से इनको हटा भी सकते हैं। इसलिए इनका कार्यकाल नहीं है। फिलहाल में मैं आपको एक इससे जुड़ता हुआ फैक्ट्स बता देता हूं, जो आपको कंटेंट मिल जाए, जो आप लिख सकें मेंस में। MC सीतलवाड़ ये आपके प्रथम महान्यायवादी थे, ये सबको पता है, प्रथम महान्यायवादी थे। जो पॉलिटी को थोड़ा सीरियसली पढ़ते हैं उनको ये पता होगा कि प्रथम महान्यायवादी थे। 1950 से लेकर 1963 तक 13 साल, 13 वर्षों तक इनका कार्यकाल था, जो अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल था। ध्यान से समझ लें इस बात को। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, गेडे करके कुछ नाम था उनका, वो 11 वर्ष तक थे। लेकिन उसके बाद जो परंपरा आई है 1980 के बाद, 1980 के बाद, उसके बाद ये परंपरा आई है कि जब सरकार, कोई भी सरकार जब अपना सरकार पूरी रूप से हटती है या सरकार का विघटन हो जाता है, तो वो अपने साथ साथ जो नई सरकार आती है वो महान्यायवादी, नए महान्यायवादी की नियुक्ति करती है।
तो जितने सरकार जैसे चलती है उस हिसाब से। अभी का ट्रेंड क्या है, जो अभी की परंपरा क्या चल रही है, तो अधिकतम 3 वर्ष। कहीं लिखा नहीं है संविधान में, लेकिन अभी का जो चल रहा है वो 3 वर्ष होता है। यानी वर्तमान समय में किसी भी महान्यायवादी को नियुक्ति जब किया जाता है तो 3 वर्षों के लिए किया जाता है। फिलहाल में आपके वेणुगोपाल हैं जो 2017 में नियुक्त हुए थे और 2020 तक इनका कार्यकाल था। इनकी उम्र 89 ईयर्स हो चुकी थी। इन्होंने अपने कार्यकाल को 1 साल बढ़वाने के लिए, या सरकार ने 1 साल बढ़ाया 2021 तक, अभी तक ये बने हुए हैं। यानी इनका आप देखेंगे तो लगभग 4 से 5 साल होने के कगार पर है। तो ये आपको देखने में लग रहा है उससे पहले अलग थे, उससे पहले 3 साल ऐसे ही चलते हुए महान्यायवादी हैं। इनके लिए कोई कार्यकाल की व्यवस्था अभी तक संविधान में वर्णित नहीं है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा, जो संविधान में एक पॉइंट और वर्णित नहीं है, इनके वेतन से संबंधित है। वेतन इनका तय नहीं है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इनके वेतन से संबंधित कोई भी प्रावधान आपको नहीं मिलेगा। वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है और राष्ट्रपति के स्वविवेक पे है कि वो कितना इनको निर्धारित करते हैं। दूसरी बात, आप RTI लगाकर सूचना के अधिकार का प्रयोग करके इनके संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आप नहीं ले सकते हैं, ये भी आप याद रखें। इनका ये सारे डिटेल्स आपको अनुच्छेद 76 में प्राप्त होते हैं। इसके आगे अगर हम आते हैं, 76 को छोड़ते हैं और इनके कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं, इनको कार्य क्या सौंपा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो कार्य एवं शक्तियों की बात करेंगे तो सबसे पहला बात तो ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है। ये आपको पता होगा यदि आप राष्ट्रपति पढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है, जिसका विवरण अनुच्छेद 143 में मिलता है। इस अनुच्छेद 143 में जब भी आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं कभी कभी इस बात को बोलता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप में कंटिन्यूटी और टेस्ट सीरीज देना अति आवश्यक है। उसके पीछे रीज़न यही है कि कोई भी चीज़ आपको कोई भी पढ़ाता है, अच्छे अच्छे लोग पढ़ाते हैं, उन सब में आप पढ़ते हैं, अपने कंटेंट अपने चीज़ों को वहाँ से लेते हैं, लेकिन अपने माइंड सेट से उन चीज़ों के बारे में गहराई से नहीं सोचते हैं। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जब ये आपको पढ़ाया गया था सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह लेने की शक्ति रखता है, यानी सुप्रीम कोर्ट से वो जब चाहें तो सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई को लेकर किसी भी प्रकार के उनको दिक्कतें हैं, जटिल प्रक्रिया हैं, तो वो ले सकते हैं। अब हमें ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास जाएंगे सलाह देने, या राष्ट्रपति स्वयं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास सलाह देने? यहाँ पर कोई व्यक्ति कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है, वही है महान्यायवादी। राष्ट्रपति को जब भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की आवश्यकता होगी तो वो महान्यायवादी से इस बात और इस विचार को रखेंगे और वो जाकर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही सलाह लिया जा रहा है, लेकिन विधिक कार्रवाई में सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। और विधिक कार्रवाई के लिए महान्यायवादी का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यही आपको स्पष्ट रूप से समझना है, जिससे आप अच्छे तरीके से मेंस में लिख पाएँ। तो इनकी सबसे पहले तो विधि के समक्ष जो भी सलाह परामर्श जो भी लेना है राष्ट्रपति को, वो महान्यायवादी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है, अनुच्छेद 143 में जिसका वर्णन है। दूसरा इनका है, कोई भी राष्ट्रपति के द्वारा विधिक कर्तव्यों का पालन राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई भी विधिक कर्तव्य दिया जा रहा है महान्यायवादी को, तो उसका वो पालन करेंगे। दूसरा काम इनका ये है। तीसरा, यदि किसी भी प्रकार का संविधान के किसी अन्य विधि में, संविधान के किसी अन्य प्रावधान में, संविधान के अन्य विधि या कृत्यों का निर्वहन भी इन्हीं को करना है। स्पष्ट रूप से आप कार्य समझने में इस बात को याद रखें कि अधिक कार्य इनका नहीं है, सिर्फ इतना कार्य है कि लॉ जो है, कानून जो है, एक समुद्र के बराबर है। उसके बारे में जो भी परामर्श, जो भी कार्य प्रणाली, जितनी भी कार्य क्षेत्र की जितनी भी सीमा है, वो सभी संबंधित है महान्यायवादी से। सरकार अपने लिए महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। सरकार के विधिक पक्ष को रखने के लिए
सरकार के विधिक पक्ष को रखने के लिए महान्यायवादी एक रोल में, एक ड्यूटी में होते हैं, एक कर्तव्य का पालन करने वाले का अधिकारी होते हैं, जो सर्वोच्च अधिकारी भारत के होते हैं। इस बात को आपको स्पष्ट रखना है कि ये इनके कार्य और शक्तियाँ हैं। इनके कार्य और शक्तियों को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि इनको कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो बाकी को नहीं प्राप्त है। चौथा, एक इनके पास ये भी शक्ति है कि ये किसी भी कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भारत के जुडिशरी में आता है, भारत के संवैधानिक क्षेत्र में आता है, उनमें ये जाकर किसी भी हेयरिंग को सुन सकते हैं, किसी भी ऐसे मुकदमे को लड़ सकते हैं जिस मुकदमे में इनको सभी प्रकार का आदेश या सभी प्रकार का सूचना इन्होंने सरकार को दिया है और सरकार ने इन्हें स्वीकृति प्रदान की है। ये उस मुकदमे को किसी भी कोर्ट में जाकर लड़ भी सकते हैं, प्राइवेट वकील के तौर पर ये लड़ सकते हैं। बस बशर्ते क्या होना चाहिए, वो मुकदमा सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वो मुकदमा किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हो तो लड़ सकते हैं। सरकार का मुकदमा तो ये लड़ते ही हैं हाई कोर्ट के लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। लेकिन यदि ये प्राइवेट वकील के रूप में कार्य करना चाहें तो ये कर सकते हैं, बशर्ते वो मुकदमा सरकार के विरुद्ध न हो। यानी सरकार के अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी होते हुए सरकार के विरुद्ध ये मुकदमा नहीं लड़ सकते। इतनी बात आपको समझ के रखनी है। ये टोटल इनके कार्य और शक्तियाँ हैं। अब इसके बाद इनके अधिकार की जब बात करेंगे तो इनका अधिकार बहुत ही स्पष्ट है। अधिकार की बात 105 के आसपास है, या शक्ति 105 में नहीं, अधिकार नहीं, शक्ति 105 में है। 105 में शक्ति है और 88 में इसका विवरण आपको मिलेगा। अनुच्छेद 88 में अधिकार से संबंधित प्रावधान मिलेंगे। पहला अधिकार से संबंधित ये प्रावधान मिलेगा कि ये संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, या वहाँ बैठकर संबोधित भी कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, बशर्ते वोट नहीं दे सकते। यानी वोट नहीं देने का इनको अधिकार है। किसी भी विधेयक या किसी प्रकार के चीज़ों पर अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है, या विधेयक या कोई बिल आया है, उस पर ये संसद के बैठकर वोट देने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। इसका स्पष्ट विवरण अनुच्छेद 88 में दिया गया है कि संसद के दोनों सदन के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार घुमा के पूछा है, यूपीएससी में 2014 में पूछा हुआ है कि ये संसद में क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक टॉपिक आप याद रखिए, ये वोट नहीं दे सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, सरकार के विधिक पक्ष को रख सकते हैं, और किसी भी विधेयक पर अपनी बात को नहीं बोल सकते हैं। ये क्यों नहीं हो सकता है, ये भी आपको सोचना है। जैसे यहाँ पर सोचना था, वैसे यहाँ पर भी आपको सोचना है कि ये वोट देने का अधिकार इनको क्यों नहीं प्राप्त है। इसलिए नहीं प्राप्त है कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये चुने गए नहीं हैं, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी ये चुने गए नहीं हैं। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझना है। संसद के दोनों सदन में वही व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसलिए किसी भी विधेयक पे इन्हें केवल अपना राय, विचार, विमर्श, कानून के पारदर्शिता को और दूरगामी होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर सलाह देने की शक्ति है, परंतु वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इसके बाद जब आप देखेंगे तो भारत सरकार के अनुमति के बिना ये किसी भी व्यक्ति के आपराधिक कृत्यों को बचाव नहीं कर सकते हैं। इस बात का इनसे अधिकार लिया गया है कि ये जब किसी भी व्यक्ति का आपराधिक कृत्य के प्रति अगर ये हेयरिंग करना चाहते हैं, सुनवाई के लिए, वकालत के लिए जाना चाहते हैं, तो इन्हें उससे पहले सरकार की अनुमति आवश्यक है। ये एक बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सरकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकती, ये किसी भी परिषद के सदस्य और किसी भी कंपनी के चेयरमैन या निदेशक नियुक्त नहीं हो सकते जब तक सरकार की अनुमति नहीं होगी। यही कुछ अधिकार हैं इनके जो स्पष्ट रूप से आपको समझने हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक इसमें नहीं है।
एक बात और आपको समझ लेना है, जो कूट वाले प्रश्नों में पूछा जाता है, ये पूर्ण रूप से पूर्णकालिक वकील, जिसको बोला जाता है सरकार के वकील हैं, वो नहीं होते हैं। पूर्णकालिक वकील नहीं है, केवल ये सरकारी, इसीलिए ये पूर्णकालिक वकील नहीं है, इसी की वजह से ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए इनको प्राइवेट रूप से कहीं भी हेयरिंग या अपनी वकालत को प्रारंभ रखने का इनको दिया गया अधिकार है, बशर्ते उसमें जो कुछ फैक्ट्स बनाए गए हैं उसमें संबंधित अगर ये वकालत करते हैं तो सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। इसमें आपने अभी तक जितना पॉइंट देखा है, नियुक्ति देखा है, योग्यता देखा है, कार्यकाल देखा है, शपथ की बात इसमें नहीं दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति के समक्ष ये अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए शपथ लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से आप जान लीजिए। लेकिन संविधान में इनके शपथ का कहीं भी विवरण नहीं है। तो किस किस चीज़ का विवरण नहीं है? तो कार्यकाल का विवरण नहीं है, वेतन का विवरण नहीं है, इस पर शपथ का विवरण नहीं है, लेकिन ये तीनों चीज़ इनको मिलता है, ये आप देखेंगे। तो जिसका विवरण संविधान में नहीं है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इस बात को आप याद रखिए। महान्यायवादी एक स्पष्ट रूप से सरकार का विधिवेता होता है। सरकार को विधिक समक्ष जितनी भी सलाह, जितना भी मार्गदर्शन, जितना भी कर्तव्य है उसका पालन करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इनके समक्ष जितने भी विधिक परामर्श के लिए काम आते हैं उन सबको राष्ट्रपति के द्वारा इनको मिलता है, उसको निर्वाहित करते हैं और अपने पद पर उस समय तक बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अभी तक कौन कौन किस हिसाब से राष्ट्रपति बने हैं उसका विवरण आपको प्राप्त होना चाहिए आपके मेंस कॉपी में लिखने के लिए। दूसरा, यदि आप यूएसए के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए का अगर आप सिमिलर देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो सारा चीज़ सेम है, केवल एक ही डिफरेंस है, वहाँ जो वोट देने का आपको अधिकार यहाँ पर नहीं प्राप्त है, आपके महान्यायवादी को वहाँ पर वोट देने का अधिकार उनको प्राप्त है। और वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन सीनेट के मेंबर्स की भी मंजूरी आवश्यक होती है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यह कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो लेते हैं। लेकिन वहाँ लिखा हुआ है सीनेट के जो सदस्य हैं उन, यानी वहाँ के जो संसद के सदस्य हैं, सीनेट का मतलब वहाँ के जो संसद के सदस्य हैं उनके द्वारा भी मंजूरी आवश्यक है और राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। तो मेन डिफरेंस एक ही है, जो वोट देने का अधिकार आपके पास नहीं है वो उनके पास है। आपसे प्रश्न इससे संबंधित ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से महान्यायवादी दोनों सदनों का मेंबर होता है, सही बात है। दोनों सदनों में संबोधित करता है, सही बात है। दोनों सदनों में बैठने की शक्ति उसे प्राप्त है, ये भी सही बात है। लेकिन वोट देने का अधिकार उसे नहीं प्राप्त है। इस पूरे टॉपिक्स का की फैक्टर यही वाला भाग है। बाकी 76 में है, ये आपको याद हो जाएगा। ये वाला टॉपिक आपको याद हो जाएगा। न्याय योग्यता क्या है ये भी आपको याद हो जाएगा। सब कुछ ऐसे हैं जो याद हो सकते हैं, जिस पे आप फंस सकते हैं वो केवल ये 88 वाला अधिकार वाला टॉपिक है। इसे आप ढंग से समझ लीजिए और प्रयास करिए कि अच्छे तरीके से इसे पूरा कंप्लीट करके आगे बढ़ें। और मेंस राइटिंग करते हुए चलिए, मेंस राइटिंग करिए, रोज़ टेस्ट दीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में हम जब आपको सामने आएंगे तो स्टार्टिंग से पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे और दूसरा एक और मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करेंगे। 2 टॉपिक आपको कंटिन्यू मिलेगी आने वाले समय में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।